Hello students, today third part of past tense, past perfect, पूर्ण भूतकाल यानी कि work has already been completed previously is called past tense. भूतकाल को डिफाइन किया गया, पहले भी हमने डिफाइन किया है कि जो काम बीते हुए समय में पूरा हो गया हो, होता रहा हो चुका हो, इससे संबंधित जो भी सिचुएशन, जो भी स्थितियां पैदा होती हैं उसे हम पास्ट टेंस कहते हैं। अब उसमें पास्ट टेंस में चार पार्ट डिवाइडेड है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। दो पार्ट पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस पहले ही खत्म किया जा चुका है। आज पास्ट परफेक्ट टेंस के तरफ हम लोग चल रहे हैं। अंग्रेजी साहित्य में या व्याकरण में एक अच्छी विधा है, वेरी गुड कल्ट एंड कल्चर डिपिक्टेड इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर दैट वर्ड शोज इट्स एक्यूरेट मीनिंग and you can understand easily what the speaker wants to say. बहुत आसानी से वक्ता क्या कहना चाहता है, टीचर क्या बताना चाहता है, इसको थोड़ा सा अगर दिमाग को आप कंसंट्रेट करें, minutely आप you observe the words told or given by the speaker or by the teacher, you can understand easily, आसानी से समझ सकते हैं। पूर्ण भूतकाल कहने से स्पष्ट हो जाता है कि बीते हुए समय में जो कार्य पूरा हो चुका है उसे हम पूर्ण भूतकाल कहते हैं। बट माइंड ऑन द डिफरेंसेस गिवन इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंटेंस, लेकिन वाक्य की बनावट में जो डिफरेंसेस दिए गए हैं उसको तो समझना बहुत आवश्यक होता है। इन्हीं चीजों को मैं सर्कुलेट करके अपने विद्यार्थियों को समझाना चाहता हूं कि टेंस में सेम थिंग, प्रेजेंट से लेकर के फ्यूचर तक वही इंडेफिनिट, वही कंटिन्यूअस, वही परफेक्ट कंटिन्यूअस, तीनों भागों में आप पाएंगे बार बार उसको फ्रीक्वेंट रिपीटिशन होता है। बट आफ्टर ऑल it weakened the student to understand the construction of the sentence. इसके बावजूद भी हमारे बच्चे वाक्य की बनावट में कमजोर पड़ जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, इसलिए कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब इसमें जो चेंजेस, जो परिवर्तन दिया जाता है इसको समझ नहीं पाते हैं। ड्यू टू दिस इट वीकन द स्टूडेंट, कमजोर कर देता है बच्चों को। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें पास्ट परफेक्ट में भी वैसे ही चार पार्ट है, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव। तो आज मैं आपको अफर्मेटिव और निगेटिव इसके दो पार्ट मैं आज को बताऊंगा आपको, एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, बहुत आसान है इसको समझना। अफर्मेटिव को हम सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। अफर्मेटिव निगेटिव दोनों को जोड़ते हैं तो असर्टिव सेंटेंस बनता है। कई बार इस बात को मैं समझा चुका हूँ, बता चुका हूं आप लोगों के सामने। अफर्मेटिव में सिंपल सेंटेंस का इन विच अफर्मेशन ऑफ वर्क इज गिवन, जिसमें कार्य की स्वीकृति जाहिर की गई हो। हेल्पिंग वर्ब हैड इज यूज्ड विथ थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब विथ ऑल फॉर्म्स ऑफ सब्जेक्ट, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। इसको बनाने की विधि है, कंस्ट्रक्शन है। इसमें मत एक ही हैड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, चाहे कर्ता एक वचन का हो, बहुवचन का हो, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, कुछ भी हो, हैड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं और मुख्य क्रिया के तीसरे रूप का प्रयोग करते हैं। इसलिए रूल बनता है इसका, सब्जेक्ट प्लस हैड हेल्पिंग वर्ब हैड, MB3 प्लस सब्जेक्ट हैड, ही हैड गॉन टू मार्केट। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। बट
rule must be remembered by the students, then it will be easy to understand and to translate any Hindi sentence into English. Now, negative, second part of assertive sentence, negative, in which negation of verb is given. Not is used after head helping verb and before main verb. अब निगेटिव में नकारात्मक भाव जिसमें प्रस्तुत किया गया हो, नेगेशन ऑफ वर्क इज गिवन, कार्य के नहीं होने की बात कही गई हो, उसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इसमें इसका रूल है नॉट इज यूज आफ्टर हेड हेल्पिंग वर्ब एंड बिफोर मेन वर्ब। हेड हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म के बीच में हम नॉट शब्द का प्रयोग करते हैं। इजिली यू कैन ट्रांसलेट हिंदी सेंटेंस इनटू इंग्लिश सेंटेंस इफ you have the capability to understand the rule of all of two parts of assertive sentence. Now, rule subject plus helping verb है not plus MP3 plus object. इसका रूल है सब्जेक्ट, उसके बाद हेड हेल्पिंग वर्ब डालिए, बीच में नॉट दे करके मुख्य क्रिया के तीसरे रूप का प्रयोग कीजिए, ऑब्जेक्ट लिखिए, वर्क कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे नीचे एग्जाम्पल हमने दिया है, ही हैड नॉट अटेंडेड द फंक्शन, उसने फंक्शन अटेंड नहीं किया। अब एक चीज इसमें ध्यान देना होता है, हिंदी वाक्य में पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट दोनों के वाक्यों में बहुत बारीक अंतर है जिसे आपको समझना पड़ेगा। वह बारीक अंतर क्या है? इसमें भी वाक्य के अंत में या ए आ चुका चुकी चुके रहता है, लेकिन इसके अंत में लगा हुआ होता है, जैसे वह कार्य कर चुका था। और फास्ट इंडेफिनिट में आ ए के साथ था थे थी कुछ नहीं लगा रहता है, सिंपल। वह बाजार गया, ही वेंट टू मार्केट, वह बाजार जा चुका था, ही हैड गॉन टू मार्केट। बस इतने का अंतर है। इसी बात को बच्चे नहीं समझ पाते हैं, तो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन टू ट्रांसलेट हिंदी इनटू इंग्लिश इज डिफिकल्ट फॉर द स्टूडेंट। दोज स्टूडेंट हु डज नॉट अंडरस्टैंड द क्लियर कंसेप्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंटेंस। Immediately, if you observe this video, I tried my best to make you to understand, to aware of all of the things given in this part. Thank you very much. Please subscribe this channel and like it.